नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। इस खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ जुड़ी हैं एमवाय अस्पताल की न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना वर्मा, जो न्यूरोलॉजी से जुड़ी समस्याओं और बीमारियों के बारे में जानकारी देंगी। आप कॉल कर सकते हैं और न्यूरोलॉजिस्ट से जुड़ी कोई भी समस्या का समाधान कैसे हो सकता है ये आप डॉक्टर से जान सकते हैं। तो सबसे पहले स्वागत करेंगे डॉक्टर अर्चना का। डॉक्टर अर्चना, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए। और न्यूरोलॉजी मुझे लगता है बहुत ही वाइड ये सब्जेक्ट है और इसको जान पाना आम इंसान जान भी नहीं पाता कई बार, और उससे बाद में पता चलता है कि न्यूरोलॉजी से रिलेटेड उसको बीमारी है। और एक डर लोगों में रहता है क्योंकि न्यूरोलॉजी से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, सीधे तौर पर आम तौर पर लोग सोचते हैं कि अरे पागल ही होंगे या कुछ और ही दिक्कत होगी। तो मुझे लगता है कि ये इसको जानना, इसको समझना, इसके लक्षणों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले लक्षणों के बारे में जानती हूँ डॉक्टर आपसे। डॉक्टर अर्चना, बताएं क्या वो सिम्टम्स हैं जिनको महसूस करके हम ये समझ सकते हैं कि ये दिक्कत न्यूरोलॉजी से जुड़ी हुई हो सकती है और तुरंत डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। जी, ये जो हमारा सिर है, मस्तिष्क है, और इससे पीछे की तरफ एक मोटी नस जाती है जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, और वहाँ से बारीक नसें निकलती हैं जो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करती हैं और उनसे हमारी मांसपेशियां संचालित होती हैं। तो इन सभी से संबंधित लक्षण, जैसे हम अगर सिर के लक्षणों की बात करें तो सिर दर्द होना, झटके आना, लकवा पड़ जाना, किसी भी तरह का सुन्नपन आ जाना, झुनझुनी हो जाना, ये सब सिर के लक्षण हैं। दिमाग के पीछे के हिस्से में सेरिबेलम नाम का बैलेंस बनाने वाला अंग होता है। तो जिन लोगों में बैलेंस नहीं होता ये, या किसी कारण से बैलेंस खो जाए, तो ये उसके लक्षण हैं। फिर इसके बाद चेहरे का टेढ़ा हो जाना, आंखों से दिखाई ना देना, और नाक से सूंघने की क्षमता प्रभावित होना, मुंह से स्वाद चले जाना, या गले को संभाल पाने में दिक्कत होना, या गले से गुटकने में तकलीफ होना, या हाथों की और पैरों की कमजोरी, या उनके सुन्नपन, झुनझुनी, या लैट्रिन पेशाब में किसी तरह की तकलीफ आना, इनका रुक जाना, या बिना जानकारी के इनका छूट जाना, या इनके ऊपर कंट्रोल न रह पाना, ये सब मोटे तौर पे न्यूरोलॉजिकल लक्षण हैं जिनमें तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। यानी कि पूरे शरीर पर असर पड़ता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि माइंड ही हर चीज़ को कंट्रोल करता है, और अगर उसमें कोई भी दिक्कत होती है तो फिर आपकी पूरी बॉडी पर उसका असर देखने को मिलता है। तो कई बार हमको लगता है कि अरे ये हमसे हो ही नहीं पा रहा, मतलब हमारे माइंड ने कमांड देना बंद कर दिया। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं डॉक्टर, जितना मैं समझ पा रही हूँ, क्योंकि माइंड ही कमांड देता है आपके हर ऑर्गन को, और जब वो उसका कमांड बंद हो जाता है तो फिर हमें समझ जाना चाहिए कि अब हमें ज़रूरत है डॉक्टर की। अब मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी इसके ट्रीटमेंट के बारे में, क्योंकि न्यूरोलॉजी से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं होती हैं। एक चीज़ उससे पहले मैं जानना चाहूँगी, क्या जब हम किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, क्या ये भी इसी से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, या हम इसको इसके इतर रख सकते हैं, इसके बाहर रख सकते हैं? न्यूरोलॉजी और साइकोलॉजी या साइकियाट्री एक तरह से ऐसे संबंध है जैसे भाई बहन का संबंध होता है। दोनों अलग भी हैं और जुड़े हुए भी हैं। अगर ब्रेन के किसी डैमेज के कारण मनोरोग के लक्षण आ रहे हैं, जैसे कि हम उदाहरण देते हैं डिमेंशिया, याददाश्त का खो जाना, जिसमें ब्रेन धीरे धीरे डैमेज होने लगता है, तो ये न्यूरोलॉजी की बीमारी है। लेकिन यहीं पे ब्रेन में डैमेज नहीं है और एकाएक व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है ना, बहकी बहकी बातें करने लगता है, तो ये साइकियाट्री के लक्षण हैं। तो ये दोनों काफ़ी कुछ मिले जुले हैं, और इस तरह के केसेस जिनमें इस तरह के मिक्स्ड लक्षण आते हैं, उसमें न्यूरोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट को मिलजुल कर काम करना पड़ता है, और दोनों को मिल के उपचार करना पड़ता है। जो न्यूरोलॉजी का अंश निकलता है उसे न्यूरोलॉजिस्ट ट्रीट करते हैं, और जो साइकियाट्री का पार्ट होता है उसे साइकियाट्रिस्ट ट्रीट करते हैं। तो आपस में काफ़ी जुड़ी हुई ये समस्याएं हैं। पैरालिसिस क्या न्यूरोलॉजी से जुड़ी हुई समस्या है? बेल्स पाल्सी, फेशियल पाल्सी, क्या अगर किसी को ये दिक्कत हो तो इसके लिए न्यूरो के पास जाना चाहिए? जी, डेफिनेटली।
पैरालिसिस में जो पिछले कुछ दशकों में नई चीज़ आई है, पैरालिसिस या लकवा दिमाग की नसों के चोक होने से, जिसे हम इन्फार्क्ट कहते हैं, या उनमें हेमरेज होने से होता है। जब नसों में थक्का जमता है तो इनिशियल 4.5 घंटे में यदि आप अस्पताल पहुंच जाते हैं तो जो दवाई दी जाती है इसमें जादुई सुधार हो सकता है। तो इसे हम गोल्डन आवर कहते हैं, या वह समय जिसमें यदि आप अस्पताल में पहुंच गए तो आपकी आगे का जीवन बहुत अच्छा होगा। आपने बहुत से मरीज देखे होंगे जिनके हाथ लकवाग्रस्त हैं, जिनके पैर लकवाग्रस्त हैं, वो पैर घसीट के चलते हैं। कई लोगों में बीमारी की तीव्रता इतनी होती है कि वो बिस्तर पे आ जाते हैं, खाने का प्रयास करते हैं तो ठसके आते हैं और छाती में इन्फेक्शन हो जाता है। इन सब से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम विंडो पीरियड में अस्पताल में पहुँचें, जिससे थ्रोम्बोलिसिस नाम की ये जो प्रक्रिया है, अर्थात थक्के को गलाने की प्रक्रिया, ये की जा सके। इसके अलावा जो इनिशियल समय में उपचार दिया जाता है, जितनी जल्दी आप अस्पताल पहुंचेंगे उतना ही अच्छा होगा। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं टाइम इज़ ब्रेन, यानी समय ही मस्तिष्क है, और अगर समय बीत गया तो हमारा मस्तिष्क रीत गया। तो बहुत ज़रूरी है कि समय पर हम डॉक्टर के पास जाएं। जो आपने कहा है कि गोल्डन पीरियड होता है, उस समय में अगर चले गए, बहुत लोग लापरवाही भी करते हैं, कई साल बिता देते हैं, उसके बाद उनको लगता है कि अब कुछ नहीं हो रहा। थोड़ा सा फेशियल पाल्सी और बेल्स पाल्सी के बारे में जानना चाहूँगी डॉक्टर, इसलिए भी इंटरेस्ट है क्योंकि मैं इसको झेल चुकी हूँ कुछ समय पहले। और क्या ये न्यूरो से रिलेटेड है और ये क्या है, क्योंकि ये हमें अमूमन तौर पर पता नहीं होता है। जब आप इसको झेलते हैं तब आपको समझ में आता है अच्छा ऐसी भी कोई बीमारी है। तो ये न्यूरो से रिलेटेड है और कितनी क्योरेबल है, कितनी क्या इसका 100% ये क्योर हो जाती है, जैसे मैं ठीक हो गई हूँ, या ये फिर वापस आ सकती है, और रीज़न क्या है, क्योंकि रीज़न समझना बड़ा टेढ़ी खीर साबित हुआ मेरे केस में। तो जी जो बेल्स पाल्सी होती है, हमारे चेहरे की जो मांसपेशियां होती हैं, इनमें 7 नंबर की नस होती है जिसे हम 7th नर्व या फेशियल नर्व कहते हैं। उससे एक्शन होता है। जैसे जब हम मुस्कुराते हैं, जब हम मुंह में हवा भरते हैं, या हम आँखों को मीचते हैं, या हम अपने माथे पे एक्शन लेते हैं, तो ये सब चीज़ों के लिए जो मांसपेशियां होती हैं, इन्हें कंट्रोल करने के लिए 7th नंबर की नर्व होती है। ये नर्व ब्रेन में पीछे की तरफ अराइज होती है और आगे आके अपने चेहरे को सप्लाई करती है। यदि ये ब्रेन के बाहर डैमेज हो जाती है, जिसके सामान्य कारण होते हैं वायरल बुखार, तो इसे हम बेल्स पाल्सी कहते हैं। लेकिन यह कई अन्य कारणों में, जैसे कि लकवे में भी इन्वॉल्व हो सकती है। तो यहाँ पर न्यूरोलॉजिस्ट का काम आता है कि उसे ये देखना होता है कि ये जो 7th नर्व इन्वॉल्व हुई है, ये लकवे के कारण हुई है या किसी अन्य कारण से, या सिंपल वायरल बुखार। बेल्स पाल्सी में यदि ये वायरल बुखार से हुई है तो हम एंटीवायरल दवाइयाँ देते हैं, प्रेशर कम करने की दवाइयाँ देते हैं। और उतना ही महत्वपूर्ण यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट का रोल होता है, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट चेहरे की एक्सरसाइजेस करा के, फेशियल नर्व स्टिमुलेशन करा के चेहरे को पहले जैसा खूबसूरत बनाने में मदद करते हैं। और जितनी अच्छी फिजियोथेरेपी उतने अच्छे रिजल्ट आते हैं। जी ये तो पैरालिसिस से जुड़ी हुई बीमारियों की हमने बात कर ली। डॉक्टर, इसके अलावा ब्रेन हैमरेज सुन के ही और बोलते हुए भी काफ़ी डर सा लगता है। ये एक ऐसी बीमारी है और सडन जब ब्रेन हैमरेज किसी को होता है तो या तो ब्लड क्लॉट हो जाता है या फिर ब्लड निकल जाता है, बहुत तरीके की दिक्कत आती है, उनकी आवाज़ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ब्रेन हैमरेज के पेशेंट को ठीक कैसे किया जाए, या फिर जो आपने मुझे इससे पहले बताया कि एक गोल्डन पीरियड होता है, अगर आपने उस गोल्डन पीरियड के अंदर आपने ट्रीटमेंट करा लिया तो आप क्योर हो सकते हैं, बाद में दिक्कत हो सकती है। तो ब्रेन हैमरेज के जितने भी पेशेंट्स इस समय ये प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनके घर वाले वो क्या कुछ समझें और कैसे ट्रीटमेंट की तरफ आगे बढ़े। जी देखिए, मरीज या उनके घर के लोग लकवे को तो समझ सकते हैं, लकवा यानी जिसे हम स्ट्रोक कहते हैं, लेकिन वह हेमरेज है या ब्रेन में थक्का जमा है, ये तो अस्पताल आने के बाद जब इमेजिंग की जाती है, CT या MRI, उससे ही पता चलता है।
दोनों ही चीज़ें एकदम अलग हैं। एक में नस में थक्का जम रहा है जिसको गलाने की दवा दी जा रही है, और दूसरे में नस फट रही है। तो इसकी दवा अगर इधर दे दी तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी, और इसकी दवा इधर दे दी तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। तो इसलिए दोनों के उपचार दो दिशाएं हैं। तो इसलिए दोनों ही केसेस में अस्पताल पहुंचना बहुत जरूरी है, और जो निकले उस दिशा में उपचार करना है। फिर भी ब्रेन हेमरेज में झटकों की आशंका होती है, दिमाग में प्रेशर तेजी से बढ़ता है, और सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है ब्रेन हेमरेज का वो है बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर अगर किसी भी मरीज में है तो उसे नियंत्रित अवश्य करना चाहिए, बीपी की दवाएं समय पे लेनी चाहिए, और यदि आपका बीपी नियंत्रित है तो आपके चांसेस ब्रेन हेमरेज के काफ़ी कम हो जाते हैं। दूसरा रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़। यदि शुगर वेल कंट्रोल्ड है तो भी शुगर जो है इन खून की नसों को कमज़ोर कर देती है, जिससे उनमें हेमरेज की संभावना हो सकती है। और स्मोकिंग, ये सब खराब रिस्क फैक्टर हैं जिनको हमें कंट्रोल करना चाहिए। इसमें स्पेशली बीपी, शुगर और स्मोकिंग, ये वो रिस्क फैक्टर हैं जिन्हें हम मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कहते हैं, जिन्हें व्यक्ति यदि मेहनत करे तो कंट्रोल कर सकता है। मोटापा भी एक रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक का, तो मोटापे को भी कंट्रोल किया जाना चाहिए। वज़न को अधिकता से बहुत अधिक नहीं बढ़ने देना चाहिए। एक बहुत कॉमन बीमारी है और मुझे लगता है ब्रेन से जुड़ी हुई होगी, वो है इंसोम्निया, यानी कि नींद ना आना। शराब पीना भी, बहुत अधिक मात्रा में जो लोग शराब पीते हैं उनमें ब्रेन हेमरेज हो सकता है, तो इसे भी नियमित करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। और बेस्ट तो यही है कि शराब ना पी जाए, और यदि पीनी है तो बहुत ही मिनिमम अमाउंट में रखनी चाहिए। जी, एक और समस्या इसकी मैं बात कर रही थी डॉक्टर, वो आजकल की मुझे लगता है लाइफस्टाइल में शामिल हो गई है, दैट इज इंसोम्निया। अनिद्रा कहते हैं हम उसे, या फिर नींद ना आना भी कहते हैं। एक अन्य चीज़ जो लकवे में हमें करनी होती है वह होती है एक्सरसाइज। लकवे के बाद हाथ पैर ऐसे हो जाते हैं जैसे हम शुरू हुए थे, और यदि उनमें एक अच्छी एक्सरसाइज, अच्छी फिजियोथेरेपी नहीं की जाती है तो लकवे में चीज़ें कड़क हो जाते हैं हाथ पैर। हमने देखे हैं इस तरह के लोग जो कड़क हाथ पैर के साथ चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, या बिस्तरों पे रहते हैं। जितनी अच्छी एक्सरसाइज की जाएगी उतने ही अच्छा लकवा कंट्रोल होगा। और ये एक्सरसाइज के सबसे अच्छे रिजल्ट शुरुआती 6 महीने में आते हैं। रिजल्ट उसके बाद भी आते हैं यदि मेहनत करें तो, पर रिजल्ट के ज़्यादा काम करने पे बहुत थोड़ा सा रिजल्ट आएगा। शुरुआत में थोड़ा काम करेंगे, रिजल्ट अधिक आएगा। तो इसलिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है। कई लोगों में बोली का लकवा हो जाता है, जिनको राइट साइड की पैरालिसिस होती है, साथ में बोली भी खराब हो जाती है। तो इसके लिए हमें स्पीच थेरेपी देनी पड़ती है, जिसे हम बोली का अभ्यास कहते हैं। अधिक से अधिक पढ़ने का अभ्यास, लिखने का अभ्यास, गाने का अभ्यास, ये सब चीज़ें स्पीच थेरेपी का पार्ट हैं। ये सब भी हम लोग मरीज के अटेंडेंट को सिखाते हैं, और इनके लिए अलग से स्पीच थेरेपिस्ट भी होते हैं जो कि इस पे काम करते हैं। और लकवे पे जितना ज़्यादा अटेंडेंट या घर के लोग मेहनत करते हैं उतने ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। जिस मरीज पर मेहनत नहीं हुई है उसे देखकर ही बताया जा सकता है कि इन पे ज़्यादा मेहनत नहीं की गई है। जी, तो हम न्यूरोलॉजी के बारे में आज बात कर रहे हैं। डॉक्टर अर्चना वर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नींद की कमी, मानसिक शारीरिक तनाव अगर आपको है तो बचना चाहिए। उठने बैठने में परेशानी, जो लक्षण है जो डॉक्टर ने हमें पहले भी बताए, ये लक्षण हैं तो समझें कि कुछ तो दिक्कत है। जाएं आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास। मांसपेशियों का कठोर हो जाना, नींद ना आना, हर समय दिमाग में भारीपन और चीज़ें भूल जाना, समय समय पर अल्जाइमर हो सकता है। अल्जाइमर के बारे में भी मैं डॉक्टर से बात करूंगी। अनिद्रा, जो आजकल बहुत कॉमन डिजीज़ हो गई है, नींद नहीं आती है, रात रात भर जगे रहते हैं, जिसको इंसोम्निया इंग्लिश में कहा जाता है। तो अगर ऐसी दिक्कत है तो आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, आप जाएं। कमज़ोरी आना या फिर शरीर के किसी भी हिस्से में आपको लगता है आपका कंट्रोल नहीं है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो ज़रूर न्यूरो के पास आप जाएं। जो 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अब तंबाकू, शराब, सिगरेट, इसको कम कर दें या इसको बिल्कुल बंद कर दें, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका माइंड अगर स्वस्थ है तभी आपकी पूरी बॉडी स्वस्थ है। ये समझना, हर किसी के लिए समझना बेहद ज़रूरी है। तो आज हम न्यूरोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ेस के बारे में बात कर रहे हैं। ये मंच आपके लिए खुला हुआ है, आप यहाँ फ़ोन कर सकते हैं, आप जान सकते हैं कि
अपनी बीमारी से कैसे बाहर निकल सकते हैं। आज का विषय है न्यूरोलॉजी से जुड़ी हुई समस्याएं और इसके जो लक्षण है वो हम लगातार अपने स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं। बोलने में अंतर, शारीरिक संतुलन खोना, शरीर में एक अकड़न होना, ये सब न्यूरोलॉजी से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। अगर ऐसा आप फील करते हैं तो ज़रूर आप डॉक्टर के पास जाएं, ज़रूर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर अर्चना वर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर, 2-3 बीमारियां जो आजकल मुझे लगता है बहुत कॉमन हो गई हैं। एक है उसमें से पहली इंसोम्निया, नींद ना आना। ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है और लोग तो आपसे बोल देते हैं कि एक काम करो, मोबाइल साइड में रखो, सो जाओ। लेकिन जिसको नींद नहीं आती है वही समझता है कि भाई नहीं आ रही नींद तो क्या करें, या फिर लोग मोबाइल में कुछ देखने लग जाते हैं, टीवी खोल के बैठ जाते हैं। लेकिन ये बहुत कॉमन डिजीज़ हो गई है, 3-3, 4-4 बज जाना सोने के टाइमिंग्स जो हैं। और ऑब्वियस है कि उसका असर फिर आपके शरीर पर आता है, कुछ समय बाद आपको पता चलता है। तो क्या करें, नींद कैसे आए? क्योंकि नींद की गोलियां मुझे नहीं लगता कि एक इसका प्रॉपर तरीका है। बिल्कुल, नींद के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी है वह यह है कि हम नींद न आने को चेज़ ना करें। इसका मतलब ये है कि हम इसे जिन्हें नींद नहीं आती वे जहाँ जाएंगे सिर्फ यही बात करेंगे, जब बैठेंगे सिर्फ यही सोचेंगे कि मुझे नींद नहीं आ रही। तो इससे क्या होता है, तनाव शुरू होता है। तनाव से नींद नहीं आती और नींद ना आने से तनाव शुरू होता है और मरीज एक विशियस साइकिल में फंस जाता है और इससे नींद और उड़ती चली जाती है। तो हम इसे किस तरह से कवर करें? सबसे पहले इस चीज़ को बहुत अधिक कहीं डिस्कस नहीं करना है, बहुत ज़्यादा इसको दिमाग के तनाव का हिस्सा नहीं बनाना है। हम अपने स्लीप आवर्स तय करें। हो सकता है बीमारी के कारण हमें नींद देर से लग रही है, लेकिन फिर भी हम सुबह जल्दी उठें, अपनी एक्सरसाइज करें और अपनी दिनचर्या में लग जाएं और अगले दिन बिस्तर पे उसी समय जाएं जो आपका सोने का समय है। तो जब आप दिन भर के थक के आएंगे, पिछले दिन नींद नहीं आई होगी, तो अपने आप अगले दिन नींद आएगी। यदि आप यही सोचते रहे कि नींद नहीं आ रही है तो आप दिन भर भी सोते रहेंगे, काम को भी एक्टिवली नहीं करेंगे और अगले दिन आपकी नींद फिर से मुश्किल में आ जाएगी। दूसरी कुछ एक चीज़ें होती हैं जिन्हें हम स्लीप हाइजीन कहते हैं। इसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि शाम के बाद ये जो पेय होते हैं जैसे चाय, कॉफ़ी आदि, ये नहीं लेना चाहिए, इनसे नींद उड़ जाती है। और टीवी वगैरह भी रात को 8-9 के बाद बहुत अधिक नहीं देखना है। जो भी चीज़ें आपकी नींद को उड़ाते हैं उन्हें नहीं देखना है। दूसरी चीज़ है आपके रूम में तेज लाइटें नहीं होनी चाहिए या आपको डिस्टर्ब करने वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और जब आप सोने जाते हैं आप प्रयास कीजिए, यदि नींद नहीं आ रही है तो आप लगातार प्रयास करते समय घड़ी ना देखें। कमरे की घड़ी बंद कर दीजिए या कमरे से घड़ी हटा दीजिए, क्योंकि ये भी तनाव को जन्म देता है। और फिर भी अगर नींद नहीं आ रही है तो आप उठिए और कोई बुक पढ़ लीजिए। बुक पढ़ना बेस्ट तरीका है नींद को लाने का। और जैसे ही नींद आए अपनी बुक बंद कीजिए और दोबारा प्रयास कीजिए। ये सामान्य तरीके हैं जो हम मरीजों को दवा शुरू करने के पहले सिखाते हैं। और यदि इसके बाद भी नींद नहीं आ रही है तो हम एनालाइज करेंगे और इलाज करेंगे। बिल्कुल। अब ये तो नींद की बात हो गई। कई बार जैसे नींद नहीं आती तो ये भी कहा जाता है कि म्यूज़िक सुनो अच्छा सा। बहुत सारे म्यूज़िक जो आपको यूट्यूब पे मिल जाते हैं जो सोने के लिए आपकी मदद करते हैं। ऐसे होते हैं कि हम छोटी मोटी चीज़ रख के भूल गए, हमको लगता है कोई बात नहीं कल याद आ जाएगा, या फिर हम उसको बहुत नॉर्मल लेते हैं कि कोई बात नहीं दिमाग से निकल गया होगा। लेकिन मैंने ऐसे अल्जाइमर के पेशेंट के बारे में भी सुना है कि जो भूल जाते हैं, अपना घर भूल जाते हैं, जिनको नहीं पता कहाँ जाना है, अपना नाम भूल जाते हैं। ये सिचुएशन आती क्यों है, कारण क्या है इसके पीछे, और क्या ये ठीक हो सकती है? अल्जाइमर के पेशेंट का इलाज संभव है? जी देखिए, जो कोई भी हम मशीन खरीदते हैं, टीवी, पंखा, रेडियो, सबकी एक उम्र होती है। ऐसे ही जो ह्यूमन ब्रेन है इसकी भी एक उम्र होती है, जिसे पुरानी भाषा में ये कहा जाता था कि सठिया जाना। लेकिन ये जो उम्र के साथ घिसाव होता है ये एक धीमी गति से होता है। यदि इसकी गति बहुत तेज हो जाए तो इसे डिमेंशिया कहा जाता है। डिमेंशिया कई तरह का होता है, जिसमें अल्जाइमर डिमेंशिया सबसे कॉमन है। इसके अलावा जिन्हें बार बार लकवे पड़े हों उनमें वास्कुलर डिमेंशिया देखने में आता है। कुछ अनकॉमन डिमेंशिया भी होते हैं जो कि जैसे फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया आदि। और
कुछ डिमेंशिया इन्फेक्शन से एसोसिएटेड होते हैं, जैसे HIV के साथ कॉमनली डिमेंशियाज देखे जाते हैं, और कुछ कमियों से भी डिमेंशिया होते हैं, जैसे विटामिन B12 की कमी आदि। तो जब भी ये डिमेंशिया के मरीज़ हमारे पास आते हैं, पहले हम लक्षणों की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम उपचार की बात करेंगे। लक्षणों में जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है, जो कि अल्जीमर में सबसे कॉमनली मिलता है, वह है भूल जाना। ये भूल जाना सामान्य नहीं होता, अदरवाइज सामान्य छोटी मोटी बातें तो आप और हम भी भूल जाते हैं, लेकिन वहीं पे अगर हम किसी को मोटी रकम देकर वापस लेना भूल जाएं, या हम हमारे ही घर का रास्ता भूल जाएं। नए रास्ते को तो कोई भी भूल सकता है, लेकिन अपने ही घर का रास्ता भूल जाना, या अपने घर में कमरों की पहचान भूल जाना, या अपने कपड़ों को पहनते समय उन्हें पहनने का तरीका भूल जाना, ये सब डिमेंशिया के लक्षण होते हैं जो सिग्निफिकेंट होते हैं। और जब हम इस तरह के लक्षण अपने मरीज़ में देखते हैं तो हमें तुरंत जागृत हो जाना चाहिए कि अब डॉक्टर के पास जाना है। अल्जीमर के अलावा जो दूसरे डिमेंशियाज होते हैं, उनके लक्षण और ज़्यादा खराब होते हैं। जैसे कि उदाहरण देती हूँ फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया। इसमें व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है। जो व्यक्ति ने कभी जीवन में गाली गलौज नहीं की, वो सडनली गाली गलौज करने लगता है, अपने ही परिवार के लोगों के प्रति एब्यूजिव हो जाते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करने लगते हैं, और एकाएक खाने के प्रति प्रेम बढ़ जाता है, बहुत अधिक भोजन करने लगते हैं, या जो मिले वो खाने लगते हैं, खाने को संभाल के रखने लगते हैं भविष्य के लिए। तो इस तरह के जो डिमेंशियाज होते हैं, इनमें तुरंत उपचार की आवश्यकता है, आपके डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके अलावा जब हमारे पास डिमेंशिया का मरीज़ आता है तो हम लक्षणों का तो उपचार करते ही हैं, लेकिन साथ में हम ये भी देखते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जिसका हम दवाइयों से आसानी से उपचार हो सकता है, जैसे उदाहरण के लिए B12 की कमी, थायराइड का साथ में होना, तो या फिर कई बार चोट लगने से दिमाग में खून जमा हो जाता है, जिसे हम SDH बोलते हैं। तो ये सब डिमेंशिया के ऐसे कारण हैं जिनका आसानी से उपचार किया जा सकता है। हम इन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनका उपचार करने से बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं और व्यक्ति पहले जैसा हो सकता है। तो इसलिए जब भी डिमेंशिया के लक्षण देखें तो एक बार ज़रूर अपने डॉक्टर, अपने न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए कि कोई ऐसी ट्रीटेबल चीज़ से हम डील ना कर रहे हों जो कि आसानी से सॉर्ट आउट की जा सके। गुस्सा भी इसी के अंदर आता है। थोड़ा बहुत गुस्सा तो समझ में आता है, लेकिन मैंने कुछ लोगों का गुस्सा ऐसा देखा है, सुना है कि गुस्सा आते ही तोड़फोड़ शुरू कर दी, चीज़ें तोड़ दी घर की। खैर गाली गलौज तो फिर उसमें शामिल हो ही जाता है, लेकिन गुस्से में सब कुछ तबाह कर दिया। उसके बाद जब गुस्सा शांत होता तो बैठ के सोचते हैं हमने क्या कर दिया, लेकिन उससे सीखते नहीं और फिर अगली बार कुछ ऐसे ही। तो क्या गुस्सा भी इसी न्यूरो से संबंधित है, इसी के अंतर्गत आता है? जी, गुस्सा वैसे एक पर्सनैलिटी ट्रेट है। यदि एक बच्चा बचपन से ऐसा ही था और बड़ा होने पे भी वो ऐसा ही है, तो इसे कवर करना अब साइकियाट्रिस्ट का काम है। लेकिन एक व्यक्ति जो पहले शांत था, बहुत अच्छा चल रहा था, सडनली उसका व्यवहार बदल गया, वो गुस्सा करने लगा, वो तोड़ फोड़ करने लगा, उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो अब ये न्यूरोलॉजिस्ट का काम हो जाता है, और तब हमें इस गुस्से पे ज़्यादा एक्टिव होना पड़ता है। गुस्सा कई बार सेकेंडरी भी होता है, अन्य कारणों के प्रभाव के रूप में आता है। उदाहरण के लिए, मैंने एक टारगेट तय किया कि मैं ये कर लूँगी और मैं ये टारगेट पूरा नहीं कर पाई, तो वह गुस्से के रूप में निकलेगा। तो इस तरह की चीज़ों को भी ढूंढना न्यूरोलॉजिस्ट और मनोचिकित्सक दोनों का काम होता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी कि हमारा माइंड हमारी लाइफ के लिए, हमारी बॉडी के लिए, और अगर इसमें कुछ इधर उधर हुआ तो फिर हमें समझना होगा कि कुछ तो गड़बड़ है और अब हमें डॉक्टर की ज़रूरत है और हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर अर्चना, बहुत ही अच्छी जानकारी, बहुत ही आसान तरीके से आपने समझाया, और ये समझ में आया कि कितना ज़रूरी है कि अगर ऐसे कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो तुरंत आप न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें। डॉक्टर अर्चना, आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।